नमस्कार बच्चों और नमस्कार मेरे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आज के लिए यही संदेश है कि आप कोरोना वायरस से बच के रहें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो और अगर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, साथ में हैंड सैनिटाइजर की बोतल रखें और इसके अतिरिक्त समय-समय पर साबुन व पानी से हाथ धोते रहें। तो आशा करता हूँ आप अभी कोरोना वायरस से स्वस्थ हैं, संक्रमित नहीं हुए होंगे और इससे संक्रमित ना होने के लिए आप जो उपाय बताए हैं भारत सरकार ने, तो वो उपाय आप करते रहिए। फिर आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। दोस्तों, मैं संतोष कुमार, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन, न्यू दिल्ली, स्कूल आईडी 15160003। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है, शिक्षा विभाग द्वारा, और विषय सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये वर्कशीट नंबर 8 है इसका और तिथि 19 अक्टूबर 2020। ओके, कक्षा जो है इसका 8 है। विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए और इसके बाद में आप पहले विद्यार्थी का नाम तो ये हो गया विद्यार्थी का नाम और यहाँ कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिए। यहाँ आप कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिए। तो संविधान बनने की प्रक्रिया और उसके मुख्य लक्षण, जो संविधान बनने की प्रक्रिया क्या है और उसके जो ठीक है, मुख्य लक्षण क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए, संविधान बनने की प्रक्रिया, अभी पहले हम संविधान बनने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। सं देखिए, तो संविधान जो निर्माण करने की जो सोच थी, वो राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी से पहले ही उनके मन में सोचने लगे थे कि वो हमें संविधान बनाना है ना? कि ते वो ऐसा संविधान चाहते थे कि मतलब जो है कि वो संविधान चाहते थे। क्योंकि उनको देखिए, अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों से वो इतने परेशान हो चुके थे कि कि उनको लगता था कि नहीं, ये जो संविधान अंग्रेज़ों ने बनाया वो नहीं चलेगा। जो अंग्रेज़ों का समानता पर आधारित नहीं था, है ना? स्वतंत्रता पर आधारित नहीं था उनका संविधान। तो उनको ये हमारे राष्ट्रवादियों ने, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लड़े, तो उनके मन में ये सोचना था कि ठीक है, उनका सोचना ये था कि सबको, हम जो संविधान बनाएँगे, उसमें सबको समान अवसर मिलेंगे और सबको स्वतंत्रता होगी, सबको विकास करने के लिए समान अवसर मिलेंगे, है ना? मतलब कहीं ऐसा नहीं होगा कि भई गरीब है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अमीर है तो उसको जो है बहुत ही अच्छे-अच्छे अवसर दिए जाएँगे सरकारी नौकरियों में, और ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष को भई उसको ऊँचा पद दिया जाएगा और किसी और जाति को नीचा पद दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सबको समान अधिकार होगा, सबके लिए समान व्यवस्था होगी, मतलब सबके लिए बराबर व्यवस्था होगी, है ना? जैसे आपको स्कूल में जब आप आते हो तो कभी स्कूल में कभी ये पूछ के दाखिला लिया जाता है कि भई आप इस जाति के हो तो हम ये दाखिला नहीं देंगे, उस जाति को तो नहीं। स्कूल में तो चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, गरीब हो, अमीर हो, है ना? कहीं से भी हो, मतलब बस इंडिया के, आप भारत के होने चाहिए,
आपको दाखिला मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा ही समाज, ऐसा ही संविधान जो है भारत के लिए जो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, उन्होंने सोचा था कि हम ऐसा संविधान बनाएँगे, ओके? तो ठीक है। तो बच्चों यही खाली ऐसा ही नहीं कि समान अवसर मिले और समान अवसर के साथ-साथ क्या है कि लोगों को सरकार में हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। सरकार में हिस्सेदारी का मतलब कहने का ये है कि अगर कोई जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री बनना चाहता है या कोई नेता बनना चाहता है या कोई कुछ और, तो उसको भी समान अधिकार मिले, समान हिस्सेदारी मिले। किसी को किसी के साथ इसमें भेदभाव ना किया जाए, है ना बच्चों? लेकिन ये काम जो है बहुत लेकिन जो संविधान बना रहे थे, ये काम करना किसी एक के वश में तो था नहीं, है ना? किसी एक व्यक्ति मतलब किसी एक आदमी के हाथ में नहीं था बच्चों। अब आप अगर आपको कहा जाए कि बेटा आपके लिए आपको स्कूल का नियम बनाना है, तो आप अकेले तो नहीं बना पाओगे। अकेले बनाओगे तो बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी। हो सकता है कुछ अच्छे नियम भी हों, लेकिन गलतियाँ होने के जो उम्मीद ज़्यादा है ना बच्चों? तो इसी तरह अब देखो कि इतने बड़े देश के लिए ऐसा संविधान तैयार करना एक बहुत ही मतलब बहुत ही चैलेंजिंग काम था ये, है ना बच्चों? वो क्या है ये देखिए चैलेंजिंग काम बहुत था और इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरा किया। इसको क्या है 300 लोगों ने मिलकर इस काम को पूरा किया। जो संविधान सभा थी, जो संविधान बनाने के लिए जो बैठी थी संविधान बनाने के लिए जो लोग बैठे थे उसको हम क्या कहते हैं? संविधान सभा। तो इसका ये जो गठन हुआ, इसको बनाया गया, ये 1946 में उसका गठन किया गया। इसमें लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हमने पिछली वर्कशीट में आपको बताया भी था। तो लगभग 3 साल इसकी बैठकें चलती रही, है कि नहीं? और इसके अलावा ये काम बहुत आसान भी नहीं था बच्चों क्योंकि आप जानते हो कि हमारे देश भारत में बहुत ही तरह-तरह के जाति के लोग, तरह-तरह के मतलब बहुत सी चुनौतियाँ थी। अब इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो बच्चों तो अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, मतलब जो ड्राफ्टिंग कमिटी उसको बोलते हैं, कि भई देखिए संविधान ऐसा नहीं कि एक बार में जो लिख दिया वो ही हो गया। उसपे संविधान जो लिखा जाता है, बनाया जाता है, उस पर क्या होता है बहुत चर्चा होती है, बहुत बातचीत होती है कि भाई ये नियम सही है हमारे देशवासियों के लिए कि नहीं सही है ना? कौन-सा नियम बनाना चाहिए, कौन-सा नियम नहीं और एक व्यक्ति नहीं, एक नियम पर कई घंटों चर्चा हुई, कई दिनों चर्चा हुई। तो तब हमारा संविधान जा कर के बना और इसके अलावा हम आप जानते हैं बच्चों कि हमारे जो देश का संविधान बना रहे थे, उनके सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी। जैसे कि हमारे देश में जो है तरह-तरह की भाषा बोलने वाले लोग मतलब जो हमारे देश में लोग रहते थे, उनकी ना तो एक जाति थी, ना एक धर्म था उनका, ना एक भाषा थी, ना एक बोली थी, ना एक संस्कृति थी, है ना? और मतलब जैसे कि देखो, कहने का मतलब ये है कि देखो कितनी चुनौतियाँ थी। वही अलग-अलग तरीके की भाषा, कोई सिंधी बोलता था, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, मतलब तरह-तरह की भाषा। तो अब ये भी समझिए कि भई कौन-सी भाषा को हम देश की भाषा बनाएँ, है कि नहीं? अब ना तो एक संस्कृति थी, मतलब संस्कृति मतलब जैसे कि हमारे रहने-सहने का तरीका, खाने-पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, है ना? बोलने का, मतलब जो भी हम रहन-सहन है, ना किसी का एक जैसा नहीं था, है ना? अभी दक्षिण भारत में अलग संस्कृति, उत्तर भारत में अलग संस्कृति, तो ये चीज़ें थी बच्चों। उसके बाद में चुनौतियाँ, इसके बाद में अब ये देखिए कि हमारा देश उस समय जिस समय भारत का संविधान बन रहा था ना बच्चों, उस समय हमारा देश जो है बहुत सी उथल-पुथल से गुज़र रहा था। मतलब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, है ना? उसी समय क्या है बच्चों हिंदू-मुस्लिम अ जिन्ना जो थे
जिन्ना जो थे वो भारत पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके कारण हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों में जो है दंगा हो रहा था उस वक्त, है कि नहीं? और बहुत सी चुनौतियां थी। तो इतने आप ये सोचिए बच्चों, इतने बड़े देश में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतनी चुनौतियां हो रही थी, फिर भी हमारे देशवासी, हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने ये जो उनके सामने जो चैलेंजेस थे, उनको बच्चों स्वीकार किया, उनको मतलब उनको जो है क्या किया, एक्सेप्ट किया उनको, है ना? और कहा कि ठीक है, हम ये समस्या होने के बावजूद भी हम बनाएंगे। और उन्होंने ऐसा संविधान बना के दिखाया बच्चों, जो हमारे देश की विविधता को, और हमारे देश की विविधता के साथ साथ जो हमारे देश की अलग अलग संस्कृति है, समानता और विविधता जो है ना, तो दोनों को उसके प्रति जो है सम्मान दिखाया देता है ना? उसको ध्यान में रखा गया। इसको जो हमारे देश की विविधता है उसको भी बरकरार रखा जाए। विविधता के बारे में बच्चों हमने आपको क्लास 6, 7 और 8 में भी बताया है। तो विविधता को भी देख ध्यान में रखा गया, और जो अलग-अलग जो लोग हैं उनके प्रति सम्मान रखा गया, है ना? उनके प्रति सम्मान का व्यवहार भी रखा गया। तो ये जो चीजें हमारे संविधान में है ना बच्चों, दिखाई देती हैं, ठीक है? और तो देखिए कितनी, तो बच्चों इन सब के साथ-साथ भारतीय संविधान के लोगों ने जो बना रहे थे भारतीय संविधान, उन्होंने राष्ट्रीय एकता को भी ध्यान में रखा, विविधता को, एकता को, और अलग-अलग लोगों का सम्मान भी बना रहे। ये सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, और इतना अच्छा दस्तावेज, मतलब इतना बढ़िया संविधान बनाया, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया संविधान का, कि बस पूछिए मत, है ना? आप आगे देखेंगे भी कि हमारे संविधान में क्या-क्या है, और पिछली वर्कशीट में इसकी थोड़ी बहुत झलक आपको मिल भी गई है कि नहीं बच्चों? तो अब हम बात करेंगे, तो संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम, है ना? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, तो बच्चों अब हम बात करेंगे संघवाद की। तो संघवाद संघवाद होता क्या है? संघवाद का मतलब ये है कि जो हमारे देश में क्या है कि सभी जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको जो अपना-अपना शासन चलाने का मौका मिले, है कि नहीं बच्चों? कहीं ऐसा ना हो कि भई जो केंद्र कहे वही होता रहे, राज्यों में भी और गाँवों में भी। संघवाद का मतलब ये है कि इसका मतलब देखिए, इसका साफ-साफ कहने का मतलब देखिए, आप जो पढ़ भी रहे होंगे कि, है ना? देखिए, इसका मतलब साफ-साफ है कि भई देखिए संघवाद का मतलब क्या है कि राज्य अपना शासन चलाए, मतलब देखिए इसमें जो लिखा है कि संघवाद का मतलब ये है कि विभिन्न स्तर पर अलग-अलग, मतलब विभिन्न स्तर पर राज्यों को क्या होना चाहिए, अपना-अपना देश में शासन चलाने के लिए क्या है, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है कि नहीं? अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर राज्य को भई केंद्र को चाहिए कि वो पूरे देश के लिए कानून बनाए। अब राज्य को क्या चाहिए भई? राज्य को अपने राज्य के लिए कानून बनाए, और फिर ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा पंचायत भी होनी चाहिए, ताकि गाँव में अगर कोई प्रॉब्लम हो या गाँव की कुछ विकास की बातें हो, तो वो गाँव वाले अच्छे से समझ सकें उसको। अब इसका मतलब देखिए, ठीक है, मतलब हमारे देश में संघवाद का मतलब आपको बता दिया कि अलग-अलग शासन देश में राज्य और केंद्र में अलग-अलग शासन चलाने के लिए क्या है, अलग-अलग सरकारों का अलग-अलग सरकारें होनी चाहिए, है ना बच्चों? मैंने आपको जो बताया इसका मतलब तो यही है। अब इसका मतलब इसका कुछ डिटेल विस्तार में जाते हैं बच्चों, कि हमारे देश में ना देखिए, ठीक है, 3 स्तर पर मतलब संघवाद को बाँटा गया है 3 स्तर पर। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार, मतलब केंद्रीय स्तर पर, मतलब देखिए, जो पूरे भारत पे शासन चलाएगी वो उसको क्या कहते हैं, केंद्र। ओके बच्चों, तो केंद्रीय स्तर पे जो सरकार उसको क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार। ओके बच्चों, जैसे अभी हमारे देश में किस मोदी सरकार है ना, वो कौन-सी सरकार है, वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो क्या है, केंद्र की सरकार है। अब राज्य सरकार, देखिए देखिए अभी
हरियाणा में देख लीजिए या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार है? योगी सरकार है कि नहीं? तो वो भी ये राज्य की सरकार है। अभी मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, तो वो बीजेपी, वो कांग्रेस की सरकार है। सॉरी, मध्य प्रदेश इस समय बीजेपी की सरकार है। अभी से थोड़ी कुछ दिनों पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब सीधा ये है कि देखिए, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य केंद्र सरकार मतलब जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, उसके जो द्वारा वो जो कानून बनाएगी वो सभी राज्यों को मानना होगा। अभी राज्य स्तर पर क्या है? राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब, जैसे अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ का जो शासन है, योगी आदित्यनाथ की जो योगी जी जो कानून बनाएंगे वो कहां लागू होंगे? उत्तर प्रदेश में लागू होंगे, है कि नहीं बच्चों? अभी देखिए, अब आप ये देखिए, उसके उसके बाद में स्थानीय स्वशासन, मतलब जैसे जिला है ना, मतलब पंचायती राज है ना? तो ये जो गांव का, ये क्या करते हैं? वो गांव का शासन चलाते हैं, गांव का या अपने मंडल का, है ना? इसके विषय में बच्चों आप कक्षा 6 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो स्थानीय स्वशासन चलाने के लिए क्या होता है? पंचायती राज होता है, या फिर शहरों में, गांव में पंचायती राज होता है, या फिर शहरों में क्या होता है? नगर निगम होता है ना बच्चों? तो इसके विषय में हम हाँ, ठीक है, बात करते हैं। ये हमने तो अब ये देखिए, अब ये देखिए कि संघवाद जरूरी क्यों है हमारे देश में? तो संघवाद, देखिए संघवाद, ताकि हमारे जैसे भारत इतना बड़ा देश है, तो इसलिए, है ना, जैसे भारत को क्या किया गया? एक भारत है, भारत को कई राज्यों में बांट दिया गया है कि नहीं? राज्यों को फिर कई जिलों में बांट दिया गया, जिलों को गांवों में बांट दिया गया, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। अब इसमें देखिए संघवाद, अब आप बच्चों ये समझेंगे कि भाई केंद्र सरकार चलाती तो क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, देखिए उसको संघवाद बच्चों इसलिए जरूरी है। संघवाद का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई देश में अलग अलग स्तर पर, मतलब अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं शासन चलाने के लिए, है कि नहीं? संघवाद का मतलब। अब संघवाद जरूरी क्यों? संघवाद बेटा जरूरी इसलिए है ताकि, मतलब ये होता है कि अलग अलग मुद्दों पर, है ना, अलग अलग निर्णय ले सके वो लोग, है ना? और जैसे कि मान लीजिए भाई, भारत सरकार को, अगर भारत का किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाता है, तो क्या करना है? तो कैसे लड़ाई करनी है ना? और हमारे सैनिकों को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं, मतलब विदेश अगर मान लो, तो उसका उसके लिए कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। मतलब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा, है कि नहीं? भाई अगर मान लीजिए पड़ोसी देश से हमारा युद्ध हो गया है, तो युद्ध, भारत की रक्षा कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अब अगर ये बताइए कि कोई, हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक ऐसा नियम होना चाहिए कि भाई जो हेलमेट ना पहने, उसको उसको क्या लगे, उसको उस पे चालान हो, पूरे देश में होना चाहिए। तो ये कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। ओके। अब हमें ये सोचना है कि भाई राज्य में पूरे हमारे, अब अगर मान लीजिए कि बंगाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बंगाल में पीने का पानी, है ना, कम हो रहा है, तो पीने के पानी को क्या करने के लिए, पीने के पानी को बचाने के लिए, पीने के पानी को संरक्षित रखने के लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा, है, राज्य सरकार बनाएगी, है कि नहीं? तो अलग अलग सरकारों को अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग निर्णय लेने के लिए, अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए संघवाद होना जरूरी है। अब मान लीजिए राज्य में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर केंद्र सरकार ये भी कानून बनाने लग जाए कि भाई राज्य में स्कूल कहाँ बनेगा, है ना, कौन सी जमीन पर बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। अगर ठीक है, मान ली केंद्र सरकार ये कह सकती है कि भाई हम चाहते हैं राज्य में एक स्कूल बनना चाहिए, लेकिन स्कूल कहाँ बनना चाहिए ये कौन बताएगा? राज्य सरकार। कानून राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? तो ये है बच्चों, अलग अलग
जैसे जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, क्या जैसे एक बार मान लीजिए आपके स्कूल में कौन है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या है, आपको क्या करते हैं, पूरे टीचर को प्रिंसिपल क्या करते हैं, पूरे टीचर को बताते हैं कि बच्चों आपको कौन सी क्लास पढ़ानी है कि नहीं, किस टाइम पे पढ़ाना है, किस क्लास को। अब ये समझ लीजिए प्रिंसिपल हमारे स्कूल का केंद्रीय प्रिंसिपल हमारे स्कूल का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक समझ लीजिए आप एग्जाम्पल। अब ये टीचर्स को जिम्मेदारी दे दी गई कि हमें कौन-कौन सी क्लास को पढ़ाना है, और फिर आपके क्लास टीचर्स भी बना दिए गए, क्लास टीचर बना दिए गए, है कि नहीं बच्चों? जैसे आपके क्लास टीचर होते हैं, अ, अगर इस क्लास को कोई प्रॉब्लम होगी या इस क्लास को मतलब इस क्लास में के बच्चों को कौन-कौन सी सुविधाएँ मिली हैं, कौन-कौन सी सुविधाएँ नहीं मिली हैं, ये कौन देखते हैं? टीचर्स देखते हैं। तो इसी तरह राज्य सरकार होती है कि अपने राज्य के लोगों को कौन-कौन सी सुविधाएँ दिलानी है, कौन-सा कानून बनाना है, और राज्य सरकार देखेंगे। और ये चीज़ है बच्चों। फिर आप समझ गए ना बच्चों मेरे कहने का मतलब? तो आगे एक क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों, ठीक है? और अच्छा, ये भी है कि कौन से मुद्दे पर कौन कानून बना सकता है, कौन से मुद्दे पर कौन कानून नहीं बना सकता, और किस हद तक कानून बना सकता है, इसको स्पष्ट करने के लिए एक सूची दी गई है संविधान में। 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें, ठीक है? उन अनुसूचियों के विषय में हम बाद में बात करेंगे। अनुसूची का मतलब ये है कि बच्चों की, जैसे अगर मान लीजिए रक्षा पर कौन कानून बनाएगा, शिक्षा पर कौन कानून बनाएगा, है कि नहीं? ये ज़िम्मेदारी किसकी है? जैसे मैंने आपको बताया कि किस-किस विषय पर कानून कौन-कौन बनाएगा और किस हद तक उसके कानून लागू होगा, नहीं सॉरी, किस हद तक कानून बनाया जा सकता है, मतलब कि कौन-कौन से कानून राज्य सरकार बनाएगी और कौन-कौन से कानून केंद्र सरकार बनाएगी। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको मतलब एक क्लैरिटी देने के लिए एक क्या है, अनुसूची बनाई गई है बच्चों, ठीक है? सूची बनाई गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संविधान में सूचियाँ, 12 सूचियाँ हैं संविधान में। अब एक क्रियाकलाप दी गया है बच्चों, तो अपने आस-पास के बैंक है, डिस्पेंसरी है, स्कूल है ना? हॉस्पिटल है, तो उसका नाम लिखना है। और एक चीज़ और और किसका नाम लिखना है? अपने आस-पास के जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, उसका नाम लिखना है। आपके जो सांसद हैं, उनका नाम लिखना है। और किसका नाम लिखना है? ये सब चीज़ों का नाम लिखना, और ये भी लिखना है, ये जो बैंक है, एमएलए है, वो एमपी है, पुलिस है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, या फिर किसके अंतर्गत आते हैं? अन्य किसी और के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो बच्चों मैंने इसको क्या किया है कि देखिए, आपके आस-पास में कौन-सा बैंक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और ये सब चीज़ें हैं, ये तो आप खुद करेंगे। आपके विधायक कौन है आपके क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के सांसद कौन है, ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? तो और बैंक बैंक कौन-सा है आपके क्षेत्र में, कौन-कौन से बैंक हैं, ये तो आपको पता लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये किस-किस के अंतर्गत आते हैं, मैंने ये थोड़ा-सा बताने की कोशिश की है बच्चों, एक टेबल के माध्यम से। तो ठीक है, तो ये टेबल देखते हैं, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिखा है बच्चों केंद्र सरकार, फिर दूसरे कॉलम में लिखा है राज्य सरकार, फिर अन्य। अन्य मतलब ये होगा, देखिए अन्य का मतलब जैसे कि भई स्थानीय शासन के तहत आता है, या फिर मतलब प्राइवेट के अंतर्गत आता है, ठीक है? मतलब ये बच्चों, अब देखिए देखते हैं। स्कूल देखिए बच्चा, स्कूल जो है, कुछ स्कूल केंद्र सर ज्यादातर वैसे स्कूल का जो विषय है वो किसका है? राज्य का है। शिक्षा का जो विषय है वो किसका है बच्चों? राज्य का। तो देखिए, वैसे जो स्कूल जो है, कुछ जो है केंद्र सरकार के भी अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार के भी अंतर्गत है। ज्यादातर हम जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल है, वो ज्यादातर राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल होते हैं और नवोदय विद्यालय के स्कूल होते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं बच्चों? वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में आते हैं। और स्कूल कुछ देखो, कुछ तो बेटा प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, है कि नहीं? जो स्कूल कुछ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, कुछ नगर निगम के स्कूल भी होते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो ये है।
तो आप ये लिख सकते हैं। बैंक देखिए, बैंक जो क्या करते हैं वो ज्यादातर जो नेशनलाइज बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो हमारे, जो इंदिरा गांधी ने बैंकों का पहले जो बैंक जो होते थे ना बच्चों, 1971 से पहले क्या होते थे, बैंक प्राइवेट हाथों में थे, है कि नहीं भाई, कोई राजे महाराजे ये सब बैंक चलाते थे। लेकिन बैंकों का बाद में जो है इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ये जो बैंक होंगे उनको सरकार चलाएगी, है ना, भारत सरकार चलाएगी। तो जब से बैंक, इनको क्या, इसको क्या बोलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक है बच्चों, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं बच्चों, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, दूसरी बात, आपके ये जो बैंक, कुछ बैंक है जो ग्रामीण बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं, ये राज्य सरकार के अंतर्गत में आते हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है बच्चों। तो डिस्पेंसरी राज्य सरकार के अंतर्गत में आती है बच्चों। हालांकि कुछ लोग प्राइवेट डिस्पेंसरी भी खोलते हैं, तो देख लीजिएगा आप। हॉस्पिटल केंद्र सरकार के भी हैं, है ना, जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, और भी तरह तरह के हॉस्पिटल हैं, वो केंद्र सरकार के भी हैं और राज्य सरकार के भी हैं, और प्राइवेट, आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखते हैं बच्चों, प्राइवेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो प्राइवेट भी होते हैं। ओके बच्चों, पुलिस देखिए, पुलिस आप जानते ही है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, और इस वक्त जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है कि नहीं बच्चों। तो क्योंकि दमन और द्वीप को एक कर दिया गया था, और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो हमारे देश में इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और क्या है कि 29 राज्य हैं। तो जो देखिए बच्चों, जो केंद्र जो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख है, पौंडीचेरी है, इनकी जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है बच्चों। और बाकी जो पुलिस है, जैसे हरियाणा पुलिस, ये सब बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वो किसके अंतर्गत आती है पुलिस, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ओके बच्चों, फिर आप ये मत, भाई पुलिस तो कोई नहीं रख सकता, प्राइवेट पुलिस किसी प्राइवेट के संस्थान के अंतर्गत आ ही नहीं सकती बच्चों, है ना बच्चों। तो देखिए, सांसद हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं बच्चों, है कि नहीं। विधायक राज्य सरकार के उसमें के राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। निगम पार्षद जो है वो थे उसके, निगम पार्षद हालांकि अधीन वो राज्य सरकार के होते हैं, लेकिन वो इसके नगर निगम के लिए के अंतर्गत काम करते हैं, और या फिर इसके अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर पंचायत में तो होते हैं वो ग्राम प्रधान, बीडीओ, ऐसे लोग होते हैं, ग्राम प्रधान, पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं अब और आगे क्या है आपकी वर्कशीट में। तो आगे हमारा प्रश्न उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो तो एक ये कह रहा है कि संविधान का प्रश्न कहता है कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के आगे कौन कौन सी चुनौतियां थी, ठीक है बच्चों। तो आइए हम करते हैं, तो बच्चों आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, तो संविधान सभा के सदस्यों के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो, संविधान सभा के सदस्यों के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। हमारे देश में कई समुदाय थे जिनकी, ठीक है, ना जिनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म,
था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। ठीक है बच्चों? यही नहीं, जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय हमारा देश बहुत सी बहुत उथल-पुथल से गुज़र रहा था, है ना बच्चों? तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप आंसर पढ़ भी रहे होंगे, मैंने बताया भी। आंसर को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक पूरी क्लास हो जाएगी। तो आप जो नहीं समझ में आया पीछे करके देख लीजिए, रिवाइंड करके। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? संघवाद से आप क्या समझते हैं बच्चों, है ना? तो उत्तर क्या है? संघवाद से मतलब क्या है कि शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तर पर अलग-अलग प्रकार की सरकार का होना। ठीक है बच्चा? देखिए, फिर से उत्तर सुन लीजिए। हाँ, संघवाद से मतलब विभिन्न स्तर पर, ठीक है, विभिन्न स्तर पर मतलब देखिए रुकिए। तो बच्चों, संघवाद का मतलब संघवाद का मतलब ये है, देखिए, संघवाद से तात्पर्य क्या है कि संघवाद का मतलब ये होता है कि विभिन्न स्तर पर शासन चलाने के लिए, ठीक है, अलग-अलग प्रकार के सरकारों का होना। ठीक है बच्चों? तो ये है संघवाद का मतलब। ठीक है, प्रश्न 3। तो हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएँ हैं? ठीक है बच्चों? अब ये हमारे देश में देखिए, एक तो केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय जो स्वशासन के लिए क्या है, पंचायती राज, या फिर नगर निगम या फिर नगरों में क्या है, नगर निगम प्रशासन होता है। ठीक है बच्चों? तो ये आपका आंसर हो गया है। अगला, तो हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों थी? ठीक है? तो आइए बच्चों, इसका आंसर करते हैं। तो तो हमारे देश को संघवाद की आवश्यकता इसलिए बच्चों, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में हर एक भारत जैसे विशाल देश में हर एक सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए क्या होना चाहिए? उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना बच्चों? अलग-अलग मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, ठीक है? तो क्या है कि हर एक जो है अलग-अलग सरकार को, हम जैसे भारत जैसे विशाल देश में कुछ मुद्दों पर मतलब हर कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक अलग सरकार को जो है क्या होना चाहिए? एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए। ओके बच्चों? ये आप आंसर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको ज़ूम करके आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों, आगे ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों? और आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे आप कोरोना वायरस से रहिए सावधान, और भारत सरकार ने जो उपाय बताए हैं उसका करते रहिए पालन। मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।